लोकसभा में आज एक बार फिर से एंटी पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगा सत्तापक्ष। नीट यूजी 2024 पेपर लीक का मामले पर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर करेंगे दर्शन। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर संकल्प अभियान का शुभारंभ। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका। और देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग है। मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका और आज इस पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर रोक लगा दी गई थी कमिश्नर की तरफ से, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने इस याचिका को कोर्ट में दायर किया था जिस पर सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि 40 भवनों की जौहर यूनिवर्सिटी है जहां पर ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से सामने आया था कि 2 यहां पर भवन ऐसे हैं जिसको नक्शा में वो पास हो चुकी थी, यानी कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज सब कुछ यहां पर पूरे हैं। लेकिन जब बात बाकी 38 भवनों की आती है तो उन 38 भवनों को लेकर नक्शा पास नहीं हुआ था, जिसके बाद सरकार की तरफ से यहां पर पीला पंजा चलाने के लेकर आदेश जारी किया गया था और लगातार इस पूरे मामले पर जोरों के साथ सियासत हो रही थी और कहा जा रहा था कि गरीब लोगों का हक मारा आजम खान की तरफ से, क्योंकि आजम खान की यूनिवर्सिटी है, उसने निर्माण करवाया है और ये कहा जा रहा है कि आजम खान तो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा कि अगर 38 भवनों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जिसके बाद ये पूरा मामला आपको बता दें कि कोर्ट में गया, लेकिन उससे पहले कमिश्नर की तरफ से रोक लगा दी गई थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि फिलहाल तो कोई भी बुलडोजर का प्रहार इस यूनिवर्सिटी पर नहीं होगा। 2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी के 38 भवनों पर प्रशासनिक अमले का पीला पंजा चलना था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से फैसला सामने आता है, उस पर निगाहें पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की बनी हुई है और विशेषकर उन छात्रों की बनी हुई है जिन्होंने यहां से पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं। अब जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई आज करेगा और ऐसे में हर पक्ष हर दलील को बहुत बारीकी से सुना जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर सरकार की आलोचना की जा रही थी कि सरकार को 9 से 10 साल बाद जब सरकार को यहां पर पूरे हो चुके हैं, उसके बाद सरकार को याद आया कि यहां पर 38 भवन अवैध हैं, 38 भवनों का नक्शा पास नहीं हुआ है और प्रशासन की तरफ से जब यहां पर बुलडोजर का प्रहार किया जाएगा तो उस दौरान छात्र जो पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चों के, लोगों के परिवारों के जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, अपनी स्कूल जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके फिर भविष्य का क्या होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी? इस तरह के सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पे सुनवाई होनी है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर खुद जौहर ट्रस्ट के जो मौलाना है अली जौहर ट्रस्ट ने खुद इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल की थी और उसी की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर किस तरह के फैसला सामने आता है उस पर फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है और शायद सरकार को इस बार बड़ा झटका लग सकता है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और ध्वस्तीकरण के आदेश पर आज बड़ा फैसला आएगा। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई तरह के
ये आरोप प्रत्यारोप का दौर का सिलसिला देखने को मिला था और ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा था कि आजम खान ने सिर्फ 2 भवनों का ही नक्शा पास कराया, लेकिन बाकी के जो 38 भवन हैं वो गरीब लोगों की जमीन, उनकी संपत्ति पर यहाँ पर उनको डकार गया आजम खान और उसके बाद 38 भवनों का निर्माण किया गया। लेकिन अभी भी सवाल यहाँ पर कई उठ रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अब इसी को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 15 जुलाई को जारी किए गए ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने के लिए मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। और रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, चूंकि देखिए जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पहले ही कमिश्नर की तरफ से रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो किस तरह से फैसला आ सकता है? क्योंकि निश्चित तौर पर छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो संवेदनहीनता तो दिखाई जाएगी। बिल्कुल विशु, आपको बता दें मौलाना जौहर विश्वविद्यालय लगातार कई सालों से विवादों में है और उसकी जमीनों को लेकर कि कैसे ग्रामीणों की जमीनें लेकर वो बनाया गया। आजम खान पर बहुत सारे इल्जाम लगे, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन जब आदेश रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का आया कि 40 जो भवन बने हैं उसमें 38 भवन जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं, नक्शा उसका पास नहीं है और उसको बुलडोज करने का जब आदेश आया उसके बाद से एकदम सियासी हंगामा मच गया। क्योंकि विश्वविद्यालय है तो निश्चित तौर पर शिक्षा का मंदिर है, भले विवादों में रहा है, तो ऐसे में छात्र प्रदर्शन नहीं करने लगातार जब से 15 तारीख से आदेश आया है छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। जेएनयू के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर आई थी मिलने के लिए कि कैसे प्रदर्शन किया जाए, लेकिन कल कमिश्नरी में सुनवाई थी और कमिश्नर ने बुलडोज जो आदेश था उस पर रोक लगा दी, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज सुनवाई है इलाहाबाद कोर्ट में। इससे पहले भी इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, लेकिन याचिका हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी विश्वासिक जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो संस्था हो, उससे वो अगर याचिका दाखिल करेगा तो उसकी सुनवाई होगी। और फिर जौहर ट्रस्ट ने याचिका दाखिल की और उस पर सुनवाई शुरू हुई। और आपको बता दें कि कमिश्नरी में भी 3 अगस्त को सुनवाई है और आगे इस पर चर्चा होगी, इस पर सुनवाई होगी कि आखिर जो फैसला है वो बहाल होगा या फिर फैसले से जो रोक है वो बनी रहेगी। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल भी अपना भेजा था और लगातार वो कह रहे हैं कि जिस तरीके और रमन देखिए इस पूरे मामले पर जोरों के साथ सियासत हुई थी, जहां विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। और हवाला ये दिया जा रहा था सरकार की तरफ से कि गरीब लोगों की संपत्ति और उनकी जो जमीन थी उसको डकार गए आजम खान। और ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आजम खान तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, सजा उनको मिल रही है, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे भी तो इस जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। फिर उनके उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी पर भवन चलता है, बुलडोजर चलता है? तो सीधे तौर पर ये मानकर चला जाए कि फूंक फूंक कर कदम राज्य सरकार रख रही थी और एक बहुत बड़ा झटका शायद लग सकता है इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से। आदेश आया उसके बाद प्रदर्शन खत्म हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर क्या जवाब मांगता है, सरकार से मांगता है, आरटीए से मांगता है, तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब वो व्यवस्था वैसी चलनी चाहिए, तो इस तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में इमारतें आती हैं और जो बन गई हैं तो बन गई हैं, उसके बाद में आखिर क्यों सवाल उठता है जब कहीं आग लग जाती है, कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, कहीं फिर उसके बाद में डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सवाल उठता है। तो अगर ये कोई राजनीतिक रूप से अगर नहीं किया गया है और हकीकत में अगर जो इमारतें हैं वो अवैध तरीके से बनी है तो बिल्कुल अधिकार है आरडीओ को ये करने का। लेकिन जिस तरीके से क्योंकि वो एक विश्वविद्यालय है, वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में बड़ा सेंसिटिव मामला है। निश्चित तौर पर देखिए आरडीओ को पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार को 9 से 10 साल का समय यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद याद आ रही है कि जो 40 भवन है उसमें से 2 का नक्शा पास हुआ, लेकिन 38 भवनों का नक्शा
पास नहीं हो, वो अवैध तरीके से बनाई गई है। लेकिन अब आने वाले समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट किस तरह से सुनवाई करता है, क्या फैसला आता है, उस पर नजरें टिकी रही है। बहरहाल रमन जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने गुरु पूर्णिमा चूंकि आज है उसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको बता दें कि अपने गुरुजनों के बीच में है और ऐसे में गोरखपुर के दौरे पर है। गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई। साथ ही अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सनातन संस्कृति में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है और आज वही स्थिति गोरखपुर से देखने को मिल पाएगी, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में साधु संतों के बीच रहेंगे और गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर बकायदा वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गुरुओं को नमन कर रहे हैं और चूंकि गुरु पूर्णिमा है उसके पावन अवसर पर सादर नमन और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। तो ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का आपकी टीवी स्क्रीन पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। अपने गुरुओं को नमन किया जा रहा है, आशीर्वाद उनसे लिया जा रहा है और इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से संत रविदास और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ उनको प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ज्ञान, संस्कार और सदाचार के दिव्य पथ प्रतीक का प्रदर्शक समस्त पूज्य गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सादर नमन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्ट में मेंशन किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। सनातन संस्कृति में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है, बकायदा इस बात का भी जिक्र किया है और ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको बता दें कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है। आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीर साझा करते हुए गुरु पूर्णिमा के इस खास अवसर पर सभी गुरुओं का, सभी गुरुजनों को नमन करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा कि अज्ञान के तिमिर को मिटाकर ज्ञान, संस्कार और सदाचार के दिव्य प्रकाश से जीवन को आलोकित करने वाले समस्त पूज्य गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। उनकी कृपा से ही शिष्य को धर्म, विवेक और राष्ट्र आराधना की सच्ची प्रेरणा प्राप्त होती है। मानवता का पथ प्रदर्शन कर एक श्रेष्ठ और संस्कारवान समाज का निर्माण करने वाले सभी पूज्य गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। और अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं और देश भर में फिलहाल हालात अभी मौसम को लेकर बेहद ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि असम, उड़ीसा का हम जिक्र करें तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा भयावह हो चुके हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पनपे हुए हैं। कई लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, कुछ लोग लापता हैं असम में और बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी लोगों को हुआ है। अब इसके साथ ही लोगों का घर पूरी तरह से उजड़ गया है, सड़क और कई ऐसी जगह है जो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में, जहां पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और लैंडस्लाइड के मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके साथ आपको बताते चले कि क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने तक की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब ऐसे में पहाड़ी राज्यों में जो बारिश हो रही है उसका सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर यह कहना है कि देश के तकरीबन 22 से 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि मानसून पूरे देश भर में दस्तक दे चुका है। लेकिन आने वाले समय पर शायद जो हालात होंगे वो और भी बिगड़ सकते हैं, इस तरह का अनुमान लगातार जताया जा रहा है। उत्तर भारत का जिक्र करें तो दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में भी मानसून के
शुरुआत हो चुकी है और मानसून के दस्तक देने के बाद ही लोगों को अब कई तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी मानसून बीच में लटका हुआ है। शुरुआत में मानसून जब यहां पर दस्तक दे रहा था तो बारिश ज्यादा नहीं हुई थी और नोएडा और दिल्ली एनसीआर के लोग फिलहाल उम्मीद ये कर रहे थे कि उमस भरी गर्मी से किसी तरह से राहत मिल सके, लेकिन जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब वही बारिश आफत बनती हुई नजर आई है। अब ऐसे में देश के 22 से 25 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और असम के जोरहाट या फिर उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से कई लोगों को भारी परेशानी हुई है, कुछ की संपत्ति पूरी तरह से उजड़ गई है। प्रशासनिक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां के लोगों को प्राथमिकता के तौर पर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके, लेकिन आपदा जो आई है और आसमानी जो आफत बरस रही है उसकी वजह से लोगों को किस कदर नुकसान हुआ है वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी लगातार इस तरह की स्थिति है, मैदानी इलाके में भी लगातार वही हालात देखने को मिल रहे हैं। जलजमाव की स्थिति की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय पर मौसम इसी तरह से अभी बना रहेगा, किसी तरह के कोई आसार नहीं है मौसम को लेकर कि मौसम आने वाले समय पर ठीक रहेगा, क्योंकि उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जो मौसम के तेवर हैं वो अब और आक्रामक हो सकते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर उत्तर भारत और मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर असम से सटे हुए इलाकों में भी लगातार इस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां पर आने वाले समय में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। बादल फटने की यहाँ पर चेतावनी पहले से ही मौसम विभाग ने चेता दी थी पहाड़ी इलाकों में और अब ऐसे में आपको बता दें कि लोगों की तरफ से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को बचाया जा सके, जिसकी वजह से प्रशासनिक अमला लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है और ऐसे में देश भर में जो मौसम का मिजाज बदला हुआ है उसको लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह के हालात हैं, क्योंकि अब बारिश जो हो रही है उसको लेकर उम्मीद यही जताई जा रही थी कि अगर किसी तरह से निरंतर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है तो उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल देश भर में बारिश की वजह से आपको जो अभी तक तस्वीरें सामने आई है उसकी वजह से कई नुकसान यहाँ पर हुआ है और जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, चाहे सरकार की तरफ से कितना भी प्रयास किया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और इसके प्रमुख नुकसानों में असम और गुजरात जैसे कई राज्य हैं जहां पर भीषण बाढ़ और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन शामिल हैं। इसके साथ ही भारी जलजमाव से यातायात पूरी तरह से ठप है, फसलों को भारी नुकसान हुआ है, किसान मायूस है, लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके ताकि किसी तरह से कोई बड़ी राहत लोगों को पहुंच सके, क्योंकि लोगों का घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, संपत्ति सबको नुकसान पहुंचा है, जान माल की हानि हो रही है। उफनती नदियां और अचानक आई बाढ़ अपने साथ घर, गाड़ियां, मवेशी सबको बहा ले गई है। कई राज्यों में लोगों की दुखद मौत की खबर भी सामने आई है इस आसमानी आफत से, जहां आपको बता दें कि किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से धान, कपास और अन्य मौसमी फसलें पूरी तरह से डूबकर सड़ चुकी हैं। अब किसानों को आर्थिक तौर पर भारी चपत लगी है। हालांकि सरकारों की तरफ से आकलन जरूर किया जा रहा है। भारी बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पुल बह गए हैं, कई गाँव का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है, कई दूर दराज के गाँव संपर्क मुख्य शहरों से भी कट गया है, ना तो वहां पर संपर्क हो पा रहा है, ना ही प्रशासनिक अमले की कोई टीम मौके पर पहुंच पा रही है और उसको लेकर जो स्थिति देखने को मिल पाई है निश्चित तौर पर वो बेहद भयावह है, क्योंकि एहतियातन के तौर पर जल भराव के कारण प्रभावित इलाकों में बिजली भी काट दी गई है और कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं तक ठप हो गई हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि शहर और औद्योगिक पार्कों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां, दुकानें और मल्टीनेशनल कंपनियों के परिसरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब बारिश के पानी के जमा होने पर, क्योंकि जल भराव की स्थिति है, नदी नालों का पानी और सीवरेज का जो पानी है वो अब लगातार सड़कों पर लबालब बह रहा है और यही गंदा पानी जो लोगों के घर और दुकानों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कई गंभीर बीमारी हो सकती है लोगों को, जहां पर अब वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है और ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में मरीज वहां
पर पहुंचेंगे और मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना रहे, मरीजों को कोई बड़ी परेशानी ना हो, वार्ड को सुचारू और स्वस्थ रखा जा सके, इसको लेकर लगातार अधिकारीगण निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो असम और गुजरात में है, क्योंकि असम और गुजरात में बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से कई लोगों को न सिर्फ घर संपत्ति का नुकसान हुआ बल्कि जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों की मृत्यु की खबर दुखद जो यहां पर है वो सामने आई है। इसके साथ ही कई लोगों के लापता होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां असम और गुजरात सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अभी जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं बाढ़ की वजह से अपने घरों या फिर अलग अलग इलाकों में, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बेहद ही भयावह है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको प्राथमिकता के तौर पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कई मार्मिक तस्वीरें और भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं और ऐसे में लगातार चारों तरफ प्रे किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि किसी तरह से यहाँ पर हालात सुधर सके। विनय मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनय, फिलहाल देखिए देश भर के अलग अलग राज्य हैं 22 से 25 जहां पर मौसम विभाग की तरफ से सख्त लहजे में चेतावनी जारी की गई है। अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का जिक्र किया जाए तो 60 से ज्यादा जिले चिन्हित किए गए हैं, भारी से भारी बारिश हो सकती है। चूंकि प्रयागराज में आपकी मौजूदगी है तो क्या प्रयागराज के लिए भी कोई विशेष चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से से अलर्ट जारी कर दिया गया है? लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। लगातार जो है गंगा नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। जो तटीय इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है। जो तटीय इलाकों में मकान है निचले इलाकों में वहां पे पानी आने की संभावना है, क्योंकि लगातार बाढ़ का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। नदियां उफान पर है और जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा लगातार बैठक कर रहे हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार उनके साथ बैठक हो रही हैं और वे लोग जाकर निगरानी लगातार कर रहे हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। जी लेकिन मैंने देखिए लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से जलमग्न हो चुका है सब कुछ और ऐसे में जल जमाव की स्थिति है, तो जल निकासी को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि लोगों को कोई भी अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े? जी बिल्कुल, बता दें कि ये अभी 2 महीना 3 महीना पहले से ही वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं नगर निगम के द्वारा। ठीक है विनय, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है कि दिल्ली में यमुना किनारे अब निगरानी बढ़ा दी गई है क्योंकि बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी जो घुसा है उसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें दिल्ली में यमुना किनारे सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही लगातार जो यमुना किनारे बसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं यमुना किनारे वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके, उनके लिए शिविर बनाए जा रहे हैं। तो बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और विनय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, चाहे दिल्ली हो या फिर देश की राजधानी हो या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हो, सब जगह हालात सामान्य हैं, लेकिन इस बीच प्रशासनिक अमला कितनी मुस्तैदी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम कर रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिलाधिकारी प्रयाग द्वारा हर तहसीलों के एसडीएम के साथ बैठक कर जो तटीय इलाके हैं उन पर दौरा किया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के साथ बैठक हुई है और लगातार निगरानी की जा रही है प्रशासन द्वारा कि किसी भी प्रकार की चूक न हो। मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि तेज बारिश है, आप जो है बाहर न निकले, टीन शेड के नीचे न खड़े हो। इस तरीके की एडवाइजरी जो है जारी कर लोगों को एक चेतावनी दी जा रही है। चूंकि विनय अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां बारिश का सिलसिला तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले समय पे बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से क्या उस पूरे इलाके या क्षेत्र के लिए भी क्या किसी तरह की चेतावनी की कब तक बारिश हो जाएगी, कब तक इस उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है लोगों को? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पर जो मौसम विभाग की चेतावनी है लगातार दी जा रही है, लेकिन लोगों को जो बारिश का इंतजार है, जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए अभी उस तरीके से बारिश नहीं हुई है। जो गंगा निश्चित तौर पर मानसून दस्तक दे चुका है, बारिश का इंतजार है, लेकिन यही बारिश अब लोगों के लिए कई जगह पर आफत बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल जानकारी आपने साझा की विनय कुमार मिश्रा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।